सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज साथियों आप लोगों की 8 मार्च, और आज हम सभी 8 मार्च से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार मैं आप लोगों को 7 मार्च के जो करंट अफेयर्स के प्रश्न मैंने आपको पढ़ाए थे उनको रिवाइज करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो याद करिए साथियों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसके जो नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ये भी कौन बन गए। तो ये बन चुके हैं रजित रत्नाकर जोशी। दूसरा क्वेश्चन बताया था मैंने आप लोगों को कि अभी जो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना है, ये किस राज्य सरकार ने शुरू की थी। तो उत्तराखंड सरकार ने। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र के बारे में बताया था कि इसका भी जो उद्घाटन है हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर किया गया है। हाल ही में भी वेल्थ रिपोर्ट जारी की गई थी 2025। और ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की गई थी। तो नाइट फ्रैंकी के द्वारा। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि सबसे ज्यादा जो वेल्थ है ये अमेरिका के अंदर है। और जबकि भारत कौन से स्थान पर था। तो चौथे स्थान पर। अभी नौसैनिक जो अभ्यास है जिसका नाम है सी ड्रैगन 2025, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया गया है। अभी किस बांग्लादेशी क्रिकेटर ने मार्च 2025 में जो ओडीआई क्रिकेट है इससे संन्यास की घोषणा कर दी थी। तो मुशफिकुर रहीम ने। किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने अभी वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी। तो ये की थी स्टीव स्मिथ के द्वारा। चक्रवात अल्फ्रेड के बारे में बताया था, इसने भी ऑस्ट्रेलिया देश को प्रभावित किया है। अरब लीग शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है ये कहां पर किया है। तो मिस्र की राजधानी काहिरा के अंदर। और लास्ट 10वां क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भी केंद्र सरकार के द्वारा जो गोविंद घाट है, गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब तक अभी 12.4 किलोमीटर लंबी रोपवे का निर्माण किया है। ये किया कहां पर गया। तो उत्तराखंड के अंदर। आई होप साथियों आपको 7 मार्च के सारे के सारे जो करंट अफेयर्स के प्रश्न है ये क्लियर होंगे। अब बढ़ते हम लोग आज के प्रश्नों की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा। और ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी रक्षा मंत्रालय ने T-72 जो टैंक है, इन्हीं के इंजन की खरीद के लिए अभी किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो पहले तो साथियों आप लोग इस प्रश्न का आंसर जानिए कि भी रक्षा मंत्रालय ने जो T-72 टैंक है, इन्हीं के इंजन की खरीद के लिए अभी रूस देश के साथ क्या है कि एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब इस प्रश्न के बारे में आप लोग आगे समझिए। देखिए साथियों, रक्षा मंत्रालय ने क्या है कि भारतीय सेना के जो T-72 टैंक है, इन्हीं की इंजन की खरीद के लिए अभी रूस के साथ 24.8 करोड़ के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। यदि आप लोगों से ये पूछे कि ये जो समझौता है ये रूस की किस कंपनी के साथ किया है, तो याद रखेंगे रोसोबोरन एक्सपोर्ट कंपनी के साथ में। और इस समझौते के तहत जो T-72 टैंक है, इन्हीं के लिए 1000 हॉर्स पावर के इंजन खरीदे जाएंगे। बात करते हैं हम लोग साथ ही रूस के बारे में। तो पहले मैप में आप लोग लोकेशन देखिए रूस की। आपको जितना भी ग्रीन कलर में हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपके सामने रूस है, जो कि दो महाद्वीपों का इसको देश भी कहते हैं, क्योंकि इसका साथ जो विस्तार है ये एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप के अंदर है। एक क्वेश्चन यहां से आप और पूछता है कि विश्व का जो सबसे लंबा रेलवे मार्ग है ये कौन सा है। तो याद रखेंगे ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिमीर वोस्तक से जोड़ता है। यदि आप लोगों से ये पूछे कि एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है, तो याद रखेंगे यहाँ यूराल पर्वत खड़ा हुआ है। यदि ये पूछ ले कि एशिया और यूरोप को कौन सी झील अलग करती है, तो ये भी याद रखेंगे कैस्पियन झील। ये एशिया और यूरोप को अलग करती है। बात करते हैं रूस के बारे में। तो रूस की राजधानी साथियों आपकी मॉस्को। मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर, तो रशियन रूबल। और राष्ट्रपति आप लोग जानते हैं, कई बार बता चुका हूं मैं आपको, जो कि है व्लादिमीर पुतिन। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी एशिया का सबसे बड़ा जो साहित्य महोत्सव है, जिसका नाम है साहित्य उत्सव 2025, इसका भी जो उद्घाटन है ये कहां पर किया गया। तो ये किया भी नई दिल्ली के रविंद्र भवन के अंदर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल भी साहित्य अकादमी के द्वारा एशिया का
जो सबसे बड़ा साहित्य उत्सव है, ये भी 7 मार्च को नई दिल्ली की जो राजधानी है, यहीं पर जो रविंद्र भवन है, यहीं पर आयोजित किया गया है। और फेस्टिवल की बात करें तो फेस्टिवल जो लेट्स है 2025, ये 7 से लेकर 12 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। जबकि साथ ही इसका उद्घाटन किया किसने, तो हमारे जो केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री हैं, जिनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने ही। और इस फेस्टिवल का विषय क्या है, तो भारतीय साहित्य परंपराएं, विरासत और विकास। ये एशिया के सबसे बड़े साहित्य महोत्सव का विषय है। बात करते हैं दोस्तों हम लोग दिल्ली के बारे में। तो याद करिए, दिल्ली के भी मैंने आपको चौथी महिला मुख्यमंत्री बताई है, जो कि भी बीजेपी पार्टी की बनी है। नाम जिनका रेखा गुप्ता। और राज्यपाल मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जो कि केंद्र शासित प्रदेश के अंदर उपराज्यपाल होते हैं। उपराज्यपाल कौन है यहाँ के, तो विनय कुमार सक्सेना। अब आज का आप लोग तीसरा प्रश्न देखिए। आज का आपको जो तीसरा प्रश्न है, ये पुरस्कार से संबंधित है। ये आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अभी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस जो पुरस्कार है, इससे अभी किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया साथियों प्रधानमंत्री मोदी जी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या है कि भी बारबाडोस के ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेकिन साथियों ये जो पुरस्कार है, ये मोदी जी ने प्राप्त नहीं किया है। मोदी जी की ओर से ये जो सम्मान है, ये हमारे जो विदेश राज्य मंत्री हैं, जिनका नाम है पवित्रा गेरिटा, इन्होंने ही प्राप्त किया है। ये पुरस्कार मोदी जी को दिया क्या है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को ये जो पुरस्कार है, ये कोविड-19 महामारी के दौरान उनके रणनीतिक नेतृत्व और बहुमूल्य सहायता के लिए दिया है। बात करते हैं हम लोग बारबाडोस के बारे में। तो मैप में लोकेशन देखिए बारबाडोस की। बारबाडोस दोस्तों आप लोगों को दक्षिण पूर्व कैरिबियन सागर में देखने को मिलेगा, जो कि छोटा सा देश है, द्वीप है। यदि यहाँ की राजधानी पूछे आप लोगों से, तो याद रखेंगे ब्रिजटाउन यहाँ की राजधानी है। और जबकि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो सेंडा मेसन। ये यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, सेंडा मेसन। अब बढ़ते हम लोग आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का चौथा प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने रहा और स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन है। ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी 20 से लेकर 27 मार्च तक जो खेलो इंडिया पैरा गेम है, इस बार इसका कौन सा जो संस्करण है, ये आयोजित किया जा रहा है। तो 20 से लेकर 27 मार्च तक आयोजित किया जाएगा ये खेलो इंडिया पैरा गेम का। और इस बार साथियों इसका दूसरा संस्करण है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब इस प्रश्न के बारे में भी आप लोग ध्यान से समझिएगा आगे। देखिए दोस्तों, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इन्होंने घोषणा किया कि जो खेलो इंडिया पैरा गेम है 2025, इस बार आयोजन इसका 20 से लेकर 27 मार्च तक नई दिल्ली के अंदर किया जाना है। और ये खेलो इंडिया पैरा गेम का इस बार सेकंड एडिशन है। आगामी की बात करें खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में, तो लगभग दोस्तों 1230 पैरा एथलीट जो है, ये 6 विषयों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। और यदि आप लोगों से पूछे कि खेलो इंडिया पैरा गेम का जो पहला संस्करण है, ये कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये भी दोस्तों 2030 के अंदर दिसंबर में नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया था। अब हम लोग खेलो इंडिया पैरा गेम 2030 के शुभंकर के बारे में और पदक तालिका के बारे में और रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि 2030 वाले का शुभंकर क्या था, तो ताजिया, जो कि एक छोटी गोरैया है। अब बात करते हैं हम लोग पदक तालिका के बारे में। तो पदक तालिका में साथियों जो खेलो इंडिया पैरा गेम है 2030 वाले में, इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पर हरियाणा रहा था और इसने टोटल 105 मेडल जीते थे। 105 मेडल में अगर आप लोग देखोगे तो 40 तो जीते थे गोल्ड मेडल, 39 जीते थे सिल्वर मेडल और 26 जीते थे ब्रॉन्ज मेडल। दूसरे स्थान पर इसके बाद उत्तर प्रदेश था, जिसने 62 मेडल जीते थे, जिसमें से 25 थे गोल्ड मेडल, 23 थे सिल्वर मेडल और 14 थे ब्रॉन्ज मेडल। और जबकि तीसरे स्थान पर तमिलनाडु था, जिसने टोटल 42 मेडल जीते थे। और इन 42 मेडलों में से बात करें तो 20 तो थे गोल्ड मेडल, 8 थे इसमें सिल्वर मेडल और 14 थे ब्रॉन्ज मेडल। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 5वें प्रश्न की ओर। आज का साथ आपका जो 5वां क्वेश्चन है, इस पे आप लोग डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पहली महिला से रिलेटेड है। और इसी क्वेश्चन के माध्यम से मैंने साथियों आपको पिछले 6 महीने के अंदर जितने भी पहली महिला से रिलेटेड प्रश्न पढ़ाए, वो मैं आपको सारे के सारे रिवाइज भी कराऊंगा। हालांकि मैं आपको कई बार रिवाइज करा चुका हूं और उनमें से कई सारे क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। तो पहले मुझे आप लोग इस प्रश्न का आंसर कीजिए कि अभी किसी देश की पहली महिला जो विधि सचिव है, ये नियुक्त किया गया। तो नाम याद रखेंगे, इनका नाम है अंजू राठी राणा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग आगे समझिए। देखिए भी बात है अपनी कानूनी और प्रशासनिक इतिहास में
एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है, क्योंकि जो अंजू राठी राणा है, इनको देश की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त कर दिया है। और ये साथियों स्थान किसका लेंगे, तो ये राजीव मणि का स्थान लेगी, जो कि अंतरिम विधि सचिव थे। बात करते हैं हम लोग पहली महिला से रिलेटेड करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में, तो सारे के सारे दोस्तों देखें, इनमें से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। जैसे कि आप लोगों से पूछे कि दुनिया की पहली भी जो मिस एआई मॉडल है ये कौन बनी थी, तो केंजल लैली। आरती सरीन का नया नाम याद करिए, ये सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। जीआरआई की बात पूछे तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली ये दुनिया की सबसे युवा और सबसे तेज महिला पैरातैराक बनी थी। सुमिता विश्वास के बारे में पूछे तो महाराष्ट्र की पहली महिला प्रधान मुख्य वन संरक्षण के रूप में इनको नियुक्त किया गया था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। पावनी सपकाल की बात करें तो देश में सबसे कम उम्र की ये फीमेल आयरन वन बनी है। साधना सक्सेना नायर का नाम याद करिए, ये आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। डायना पुंडली की बात करें तो राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ईरा जाधव का नाम याद करिए, ये महिला अंडर 19 वनडे क्रिकेट ट्रॉफी में 13 शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और तनुष्का सिंह का नाम, ये अभी मैंने आपको पढ़ाया मार्च महीने के अंदर ही, कि जैगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली ये पहली महिला पायलट बनी है। अब बढ़ते हम लोग आज के छठवें क्वेश्चन की ओर। आज का साथियों को जो छठवां क्वेश्चन है, ये भी आज की क्लास का आप लोगों का महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अभी वास्तुकला के नोबेल के रूप में जाने जाने वाला जो प्रित्जर पुरस्कार है 2025, यह भी किसे प्रदान किया गया है। तो पहले तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर जानिए, ये किया अभी लियू जियाकुन को, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब इस प्रश्न के बारे में आप लोग आगे समझिए। देखिए जो लियू जियाकुन है ये चीन के हैं वास्तुकार, और इनको भी प्रित्जर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। लियू जियाकुन की बात करें तो ये प्रित्जर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 54वें वास्तुकार भी हैं। अच्छा, इससे पहले 53वें कौन थे, तो 53 भी मैंने आपको 2024 के अंदर बताए थे, जो कि जापानी वास्तुकार थे, इनका नाम था रीकेन यामामोटो। अब बात करते हुए प्रित्जर पुरस्कार के बारे में, तो इसे नोबेल प्राइज इन आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1979 के अंदर, और किसके द्वारा की गई थी, तो अमेरिका के हायत फाउंडेशन के द्वारा। पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है, तो 1 लाख अमेरिकी डॉलर की नगद इनामी राशि, जो कि भारतीय रुपए में बात करें तो लगभग 83 लाख रुपए, और साथ में एक ब्रॉन्ज मेडल भी दिया जाता है। अब बढ़ते हम लोग आज के 7वें क्वेश्चन की ओर। आज का 7वां क्वेश्चन भी साथियों आप लोगों का महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन देख कर डर मत जाइएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या है कि हाल ही में जारी निर्णय में कहा है कि जो विकलांगता आधारित भेदभाव है, इसके विरुद्ध जो अधिकार है, इसको भी मूल अधिकार के रूप में माना गया है। आप लोगों को यह बताना है कि बाद में जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है, ये किस वर्ष में लाया गया था। तो बाद में जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है, ये लाया गया था 2016 के अंदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग आगे समझिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला सुनाया है कि जो विजुअल इम्पायर्ड है उम्मीदवार है, ये जुडिशियल सर्विस जो एग्जामिनेशन है इसमें भाग ले सकते हैं, तथा इस बात पर भी बल दिया है कि राइट ऑफ जो पर्सनल विद डिसेबिलिटी है एक्ट 2016, इसके तहत जो दिव्यांगता आधारित भेदभाव है, इसके लिए अधिकार को अब फंडामेंटल राइट माना जाना चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस रूल 1994 के नियम से क्या है, जो 6A है इसको रद्द कर दिया है, क्योंकि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बावजूद तो दृष्टिबाधित अभ्यर्थी हैं इनको शामिल नहीं किया गया था, और अब इनको क्या है कि शामिल किया जाएगा। अब आज का आप लोग 8वां क्वेश्चन देखें। आज का आपका जो 8वां और 9वां प्रश्न है, ये दोनों के दोनों दिवस से संबंधित क्वेश्चन है, और दोनों ही दिवस साथियों महत्वपूर्ण है मार्च महीने के। तो पहले आप लोग मुझे इस दिवस का आंसर बताइए कि हर साल जो जन औषधि दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है। ये दिवस साथियों आपका प्रतिवर्ष 7 मार्च को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। हर साल जन औषधि दिवस या फिर इसी को बोलते हैं जेनरिक मेडिसिन डे, ये बाद में हर साल 7 मार्च को मनाया जाता है। ये दिन क्या है कि जो जेनेरिक दवा है इन्हीं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। पहली बार दिवस कब मनाया गया था, तो वर्ष 2019 के अंदर।
और इस बार 2025 में ये 7वें नंबर का जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। 2025 की यदि आप लोगों से इसकी थीम पूछ ले तो जन औषधि दाम कम और दवाई उत्तम, ये 2025 के लिए जन औषधि दिवस की थीम है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप लोग एक दिवस और याद रखिएगा, ये भी 7 मार्च को ही मनाया जाता है। जो CISF है, इसका जो स्थापना दिवस है ये 7 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार कौन से नंबर का मनाया गया है? तो 56वें नंबर का। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 9वें क्वेश्चन की ओर। आज का 9वां क्वेश्चन भी आपका दिवस से संबंधित ही है, क्योंकि मैंने आपको 8वें क्वेश्चन में ही बोला है। आपका 9वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि हर साल जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल हर साल 8 मार्च को क्या है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। और ये जो दिवस है ये महिलाओं के राइट, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के साथ किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से मनाया जाता है। 2025 के लिए थीम पूछे तो एक्लिरेट एक्शन, ये 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में याद रखिएगा कि 19 मार्च 1911 को क्या है कि पहले से ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में मनाया गया था। लेकिन 8 मार्च 1917 को रूसी महिलाओं का हड़ताल के बाद वुमेन्स डे की जो तारीख है ये 19 मार्च से बदलकर 8 मार्च कर दी गई थी। और साल 1975 में यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि 8 मार्च को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में घोषित कर दिया था। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 10वें प्रश्न की ओर। ये आज की क्लास का आपका आखिरी प्रश्न है और आप लोगों से पूछ रहे हैं कि भी किस राज्य सरकार ने जो ग्राम पंचायत स्तर है यहाँ पर अभी डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा कर दी है। ये करी गई है भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन के बाद मेरे आप लोग आगे समझिए। देखिए भी 2 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि जितनी भी ग्राम पंचायत स्तर है यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो दूरस्थ क्षेत्र के जो बच्चे हैं इनको डिजिटल रूप में आधुनिक शिक्षा प्रणाली और जो संसाधन है ये मुहैया कराया जा सके। पहले चरण में तो खाली दोस्तों प्रदेश के 22,700 जो ग्राम पंचायत है इनमें डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित किए जाएंगे। लेकिन इसके बाद प्रदेश के हर ग्राम पंचायत स्तर पर जो डिजिटल लाइब्रेरी है स्थापित की जाएगी। बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का जो गठन है 26 जनवरी 1950 के अंदर हुआ था। मुख्यमंत्री यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी है। राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। और राजधानी यहाँ की लखनऊ। लोकसभा की सीटें पूछ ले आप लोगों से तो यहाँ पर 80 लोकसभा की सीटें देखने को मिलेंगी आप लोगों को। राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 31 है। और विधानसभा की सीटों की बात करें तो यहाँ पर 404 विधानसभा की सीट है, जबकि यहाँ पर विधान परिषद भी है और विधान परिषद की सीटें यहाँ पर 100 है। और अब यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी है? तो 76 है। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न और रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि याद करिए शहरी क्षेत्रों का भी हरा भरा करने के लिए उपवन योजना की शुरुआत की थी उत्तर प्रदेश सरकार ने। लखनऊ में विश्व की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी स्थापित की गई थी। जो प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र है इसको क्षेत्रफल जिला घोषित किया गया था। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी युवा उद्यमी विकास अभियान की भी शुरुआत की थी। अब ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि अभी बेंगलुरु ओपन 2025 ATP चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता जो एकल का खिताब है यह भी किसने जीत लिया है? इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और एक बात और साथियों, एक बार सोने से पहले क्लास का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा PDF के माध्यम से। PDF आपको ऑनलाइन फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।